हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड क्यों रिलायंस ने $2.9 बिलियन ड्यूअल करेंसी लोन रेज किया है, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑफशोर डील है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की 45,000 करोड़ की एजीआर वेवर प्ली रिजेक्ट की है और अब कंपनी सीरियस फाइनेंशियल प्रेशर में है। लेट्स सी इफ द कंपनी कैन रिवाइव इटसेल्फ। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भरोसा वापस दिखाया। एफपीआई असेट्स $811 बिलियन तक पहुंचे हैं आफ्टर 4 मंथ्स, लेकिन उनका सेंटिमेंट क्यों बदला? इंडिया के ऑटो कंपनीज ने FY25 में किसके दम पर प्रॉफिट कमाया एंड हाउ वाज द ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ? हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। रिलायंस ने एक बार फिर दिखाया है कि वो इंडिया की सबसे पावरफुल कॉर्पोरेट एंटिटी है। 9 मई 2025 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक $2.9 बिलियन का ड्यूअल करेंसी ऑफशोर लोन सिक्योर किया, जो कि पिछले एक साल में किसी भी इंडियन कंपनी का सबसे बड़ा फॉरेन लोन डील है। ये डील सिर्फ एक लोन नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस का वोट है। रिलायंस के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और इंडिया के पोटेंशियल पर। तो चलिए समझते हैं इस डील का पूरा स्ट्रक्चर। इस लोन का टोटल साइज है $2.9 बिलियन, जिसमें से $2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स में लिए गए हैं और बाकी के 67.7 बिलियन जापानीज येन है, यानी अप्रॉक्स 462 मिलियन के बराबर। इस तरह के ड्यूअल करेंसी लोन का मतलब ये है कि रिलायंस अपने करेंसी एक्सपोजर को डिवर्सिफाई कर रहा है और अलग अलग मार्केट्स के इंटरेस्ट रेट बेनिफिट्स को स्मार्टली यूटिलाइज कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा सिंडिकेटेड लोन ग्रुप 2025 में अब तक वही बना है रिलायंस के लिए। लगभग 55 ग्लोबल बैंक्स इस डील में शामिल हुआ है, जो एक क्लियर सिग्नल है दुनिया के लेंडर्स को अंबानी पर भरोसा है। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो रिलायंस की मूडी रेटिंग है Baa2 और फिच की तरफ से BBB। दोनों ही इंडियन सोवरिंग रेटिंग से एक नॉच ऊपर है। इंडियन सोवरिंग रेटिंग है मूडी का Baa3 और फिच का BBB है, यानी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज रिलायंस को इंडिया के नेशनल इकोनॉमी से भी ज्यादा स्टेबल और क्रेडिटवर्दी मानती है। और इसका इफेक्ट भी दिखा। 2025 के फर्स्ट फ्यू मंथ्स में इंडियन कंपनीज ने टोटल 10.4 बिलियन के फॉरेन लोन्स रेज किए हैं। ये पेस पिछले 10 सालों में कभी नहीं दिखा गया। लेकिन अब पैसा आया है तो खर्च भी होगा, राइट? तो अंबानी इस लोन अमाउंट को रिलायंस के नए और एम्बिशियस वेंचर्स में लगाने वाला है। सबसे बड़ा फोकस है न्यू एनर्जी बिजनेस पर, जिसका विजन है कि 5 से 7 सालों में ये यूनिट रिलायंस का ट्रेडिशनल ऑयल टू केमिकल बिजनेस के बराबर का स्केल और प्रॉफिट जनरेट करे। इसके अलावा कंपनीज 55 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स 2025 तक सेटअप करने वाली है और पीवीसी, सीपीवीसी और स्पेशलिटी पॉलिएस्टर सेगमेंट्स में भी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है। टारगेट है कि 2026-27 तक बड़ा जंप मिलेगा। फाइनेंशियली भी कंपनी ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। FY25 में रिलायंस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 9,64,693 करोड़ था, जो पिछले साल से 7.1% ऊपर है और नेट प्रॉफिट भी 2.4% ऊपर रहा है। कंज्यूमर बिजनेस एंड ऑयल टू केमिकल सेगमेंट दोनों ही स्टेबल ग्रोथ दिखाते हैं। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा मैसेज ये है इंडिया पे दुनिया का भरोसा। जहां एशिया पैसिफिक रीजन में सिंडिकेटेड लेंडिंग स्लम्प होके सिर्फ $29 बिलियन तक आ गई है, जो कि 2 डेकेड का लो है, वही रिलायंस जैसे इंडियन कॉर्पोरेट ने दुनिया के टॉप लेंडर्स को अट्रैक्ट करके ये दिखा दिया गया कि इंडिया की स्टोरी अभी स्ट्रांग है। ये सिर्फ एक लोन नहीं, एक सिग्नल है इंडियाज टॉप कॉर्पोरेट्स आर रेडी टू लीड द नेक्स्ट ग्लोबल साइकिल और रिलायंस वंस अगेन इज एट द फ्रंट ऑफ दैट मार्च। चलिए बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की टुवर्ड्स। 19 मई 2025 का दिन वोडाफोन आइडिया के लिए एक और झटका लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की 45,000 करोड़ का इंटरेस्ट पेनल्टी और पेनल्टी का इंटरेस्ट वेव करने का प्ली को मिसकंसीव्ड कहकर रिजेक्ट कर दिया। यानी कोर्ट ने क्लियरली कह दिया ये पैसा
आपको ही देना पड़ेगा। ये डिसीजन वीआई के लिए ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल कंडीशन को और ज्यादा नजरअंदाज करने लायक नहीं छोड़ता है। ये कहानी स्टार्ट होती है 2019 से। तब सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दैट इज एजीआर का डेफिनेशन वाइडन कर दिया था, जिसमें टेलीकॉम कंपनीज के नॉन कोर इनकम जैसे रेंट, इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया। और इसका क्या रिजल्ट था कि वीआई पर सडनली मैसिव ड्यूज आ गए। टोटल एजीआर लायबिलिटी अब 9.76 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। भले ही इंडियन गवर्नमेंट के कुछ पार्ट्स इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है और अपना स्टेक 49% तक बढ़ा दिया है, लेकिन वीआई का टोटल नेट डेट आज भी 25 बिलियन के आसपास है। यानी ऊपर से प्रेशर कम हुआ पर नीचे से स्ट्रेस और बढ़ गया। अप्रैल 29, 2025 को वीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस दैट इज डीओटी को अप्रोच किया था। उन्होंने बोला कि कंपनी का सर्वाइवल खतरे में है और पब्लिक इंटरेस्ट में रिलीफ दिया जाए, लेकिन डीओटी ने रिजेक्ट कर दिया और बोला लॉ में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि ये ड्यूज माफ किए जा सके। उसके बाद वीआई सुप्रीम कोर्ट गया और ये आर्ग्यूमेंट दिया कि टेलीकॉम एक एसेंशियल सर्विस है, हमारा गिरना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। पर कोर्ट ने भी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में प्ली खरीज कर ये कहकर अपने ऑब्लिगेशन से भाग नहीं सकते। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, वीआई के शेयर्स 12.2% गिर चुके हैं। इंट्राडे लो टच हुआ है 6.47 पर शेयर ऑन बीएसई। भारतीय एयरटेल जैसे प्लेयर्स ने भी एजीआर ड्यूज फेस किए थे, पर उनके पास बेटर फाइनेंशियल बैकिंग एंड डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है। वीआई के पास ना तो रेवेन्यू क्वेश्चन है, ना कैपिटल रेज करने के लिए कोई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कंपनी को सर्वाइवल मोड से इंसॉल्वेंसी की तरफ पुश कर रहा है। अब ये क्लियर है कि सिर्फ वीआई ही नहीं, पूरे टेलीकॉम सेक्टर को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी सपोर्ट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम प्राइसिंग रिफॉर्म, national AGR definition, ease of doing business, investor protection and sector specific bailouts अगर नीड हो तो। वीआई के लिए ये वक्त एक सर्वाइवल टेस्ट से कम नहीं है, और अगर कोई टाइमली स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन नहीं आया तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर कोलैप्स भी हो सकता है। ये कहानी सिर्फ वीआई की नहीं है, ये एक वार्निंग है कि एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को टाइमली पॉलिसी सपोर्ट की कितनी जरूरत है। अब चलते हैं आज के थर्ड न्यूज के टुवर्ड्स। एक वक्त था फरवरी 2025 में जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंडिया से भरोसा हिल गया था। एफपीआई का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट गिर के सिर्फ 714 बिलियन डॉलर्स रह गया था। 15 महीने का सबसे बड़ा लो पॉइंट। सब घबरा गए, क्या इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं, क्या यूएस से नए टैरिफ प्लान्स इंडियन इकोनॉमी को साइडलाइन कर देंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा झटका सितंबर 2024 में लगा था, जब एफपीआई होल्डिंग्स पीक पे थी, विच वाज 930 बिलियन डॉलर्स। पर फिर आए यूएस बॉन्ड यील्ड्स का राइज, डॉलर स्ट्रांग होने लगा, इन्फ्लेशन के फियर भी बढ़ने लगे, और सबसे बड़ा शॉक था कि यूएस ने अपने टैरिफ प्लान्स को अनाउंस कर दिया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। और उसका क्या रिजल्ट आया? 216 बिलियन डॉलर का इरोजन इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। फिर हुआ एक क्रूशियल यू टर्न। अप्रैल 9, 2025 को यूएस ने अपने टैरिफ हाइक प्लान्स पॉज करने का डिसीजन लिया। ट्रेड वॉर का असर हल्की हवा बन गई। साथ ही इंडियन मार्केट्स ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने फिर से इंडिया को सीरियसली लेना शुरू किया। और इसी रिकवरी के चलते अप्रैल 30, 2025 तक एफपीआई एयूएम $111 बिलियन तक पहुंच गया। यानी 2 महीने में लगभग 97 बिलियन डॉलर्स का कमबैक। लेकिन इन सब में क्या सेंटिमेंट बदला? यस, ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब मान रहे हैं कि इंडिया हैज द पोटेंशियल टू आउटपरफॉर्म इवन व्हेन द ग्लोबल वोलेटिलिटी इज हाई। और ये रिन्यूड इनफ्लो सिर्फ शेयर प्राइसेस की वजह से नहीं, कॉन्फिडेंस की वजह से है। लोग कह रहे हैं इंडिया एक सेफ प्लस ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट बन गया है, जहां से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट
पिक्चर अभी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एनालिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे चाइना ताइवान, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक सिग्नल्स जैसे यूएस में रिसेशन फियर्स और इन्फ्लेशन ट्रेंड्स और क्रूड ऑयल वोलेटिलिटी, ये सब मिलके शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी बना के रखेगा। यानी रिकवरी हुई तो है, लेकिन रैली में अभी भी स्पीड ब्रेकर्स हैं। आज एफपीआई एयूएम वापस $800 बिलियन के ऊपर आ गया है। एक सेंटिमेंटल माइलस्टोन जरूर है ये, लेकिन एक बात पक्की है कि इंडिया अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के रडार पर वापस आ चुका है। और अब आज की लास्ट न्यूज। FY25 में जब देश के अंदर गाड़ियों की डिमांड ने ब्रेक लगा दिया, तब इंडिया के टॉप ऑटोमेकर्स ने एक्सेलरेटर दबाया एक्सपोर्ट्स के जरिए। मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स, इन सब ने डोमेस्टिक स्लोडाउन के बावजूद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पोस्ट किए और इसका मेन क्रेडिट जाता है ओवरसीज मार्केट्स को। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। FY25 में इंडिया के अंदर गाड़ियों का सेल का पेस स्लो था, इतना स्लो कि पिछले 3 सालों में सबसे लो ग्रोथ देखने को मिली। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक था, लोन्स लेना महंगा हो गया एंड ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड व्हीकल प्राइसेस भी काफी बढ़ चुकी थी। कुछ नंबर्स देखते हैं। मारुति सुजुकी की डोमेस्टिक सेल्स बस 3% बढ़ी है, दैट इज बाय 1.9 मिलियन यूनिट्स। हीरो मोटोकॉर्प की ग्रोथ भी सिर्फ 5% थी, मतलब 5.9 मिलियन यूनिट्स ही बढ़ी थी। टीवीएस और महिंद्रा जैसे कंपनीज का डोमेस्टिक ग्रोथ या तो फ्लैट था या नेग्लिजिबल। तो अब सवाल ये था कि प्रॉफिट कहाँ से आएगा। जब इंडिया में डिमांड धीमी पड़ी, तब इंडियन ऑटोमेकर्स ने ग्लोबल मार्केट्स की तरफ कदम बढ़ाया और रिजल्ट्स कमाल के थे। हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सपोर्ट्स जो थे इट वेंट अप बाय 43% एंड उसका नेट प्रॉफिट वाज अप बाय 16%। हीरो मोटोकॉर्प के एक्सपोर्ट्स ने क्लियरली मार्जिन और अर्निंग्स को बूस्ट किया। अगर हम मारुति सुजुकी का डेटा देखें तो उनका भी एक्सपोर्ट्स बढ़ गया बाय 17%, नेट प्रॉफिट में भी 7.5% का जंप देखा गया। एंड अगर हम बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की, उनका भी एक्सपोर्ट बढ़ा बाय 18% एंड डोमेस्टिक सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे। और अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो ओवरसीज शिपमेंट में 41% से इंक्रीज हुआ, डोमेस्टिक सेल्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। आइशर मोटर्स विच इज द रॉयल एनफील्ड कंपनी, उसमें भी एक्सपोर्ट्स दिखा हमें 30% प्लस का, जो डोमेस्टिक मोटरसाइकिल्स की स्लो सेल्स का झटका अब्सॉर्ब कर गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डिड द एक्सपोर्ट्स वर्क। फेवरेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन मार्केट्स में हायर प्राइसिंग एंड लेसर डिस्काउंट्स, सोर्सिंग कॉस्ट कम थे, मार्जिन्स बेटर मिले, यानी स्मार्ट इकोनॉमिक्स एंड राइट टाइमिंग से हुए बम्पर प्रॉफिट्स। और अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो FY25 में टू व्हीलर सेगमेंट में एक्सपोर्ट had increased by 15%, while domestic growth increased just by 8%, मतलब almost half. And for passenger vehicles, the exports increased by 17%, while the domestic growth was at mere 2%. Clearly, exports ने देश के losses को काफी हद तक बैलेंस कर दिया। तो अब इन सारे कंपनीज का फ्यूचर प्लान क्या है? हीरो मोटोकॉर्प यूरोप और यूके में FY26 से एंटर करेगा। जुलाई में वो एक नया वीडा Z इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को भी लॉन्च कर रहा है। Hyundai इंडिया भी अपने एक्सपोर्ट्स साउथ कोरिया से इंक्रीज करेगा। द टारगेट इज 7 to 8% ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ। मारुति ओपनली कह रहा है कि एक्सपोर्ट इज नाउ आवर की ग्रोथ ड्राइवर। इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फॉर ऑटो सेगमेंट्स आर साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड यूके एंड यूरोप। ये रीजन्स रिलेटिवली स्टेबल है और प्रेडिक्टेबल है एज कंपेयर टू द वॉलेटाइल वेस्टर्न मार्केट्स। लेकिन सब कुछ सनशाइन नहीं है, रिस्क्स भी है। श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में पॉलिटिकल और करेंसी इश्यूज है। अफ्रीका में लॉजिस्टिक्स और फाइनेंसिंग चैलेंजेस, ग्लोबल स्लोडाउन, इंटरेस्ट रेट्स और इंस्टीट्यूशनल हेजिटेशन भी मार्केट मोमेंटम को स्लो कर सकते हैं। बट इन कंक्लूजन FY25 ने दिखाया कि अगर देश में डिमांड थमी हो तो
इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के पास एक पावरफुल वेपन है विच इज द ग्लोबल मार्केट्स। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज़ फ्लैश की टूवर्ड्स, जो हम हमारे स्कैनएक्स पे जाके न्यूज़ टैब में वी कैन सी न्यूज़ फ्लैश सेक्शन, जहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें क्विक न्यूज़ का एक्सेस मिल सकता है। तो देखते हैं, वी कैन सी कि जो ग्लोबल डेयरी ट्रेड प्राइजेस है वो डिक्लाइन हुआ है, जो इंडेक्स है उसका वो डिक्लाइन हुआ है। द न्यूजीलैंड रन ग्लोबल डेयरी ट्रेड प्राइस इंडेक्स हैज फॉलन बाय 0.9%। उसके बाद वी कैन सी कि Kazakhstan has confirmed compliance of OPEC plus obligation. Tengiz filled at capacity. That is, Kazakhstan's energy ministry has announced that the country is taking all necessary measures to comply with its OPEC obligation. Additionally, the minister reported that the Tengiz oil field has reached its capacity and no further increase in oil output is expected from the field for the remainder of the year, which is a big deal. And we can also see that India plans to invest $10 billion in crude carriers. That is, India intends to invest $10 billion to acquire 112 crude carriers over the period extending 2040. This information was reported by Bloomberg. So, यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आपको भी quick news का access मिल सकता है. Now, let's quickly go and see today's stock heat map and today's FIDI data. So let's look at the stock heat map, जो हमें Insights tab पे जाके heat map section में मिलेगा. आज शायद सारे losers ही रहे हैं. सबसे बड़ा loser आज का रहा है Eternal, जो 4% नीचे गया है. We can see Bajaj Auto is 3.3% down. We can see Eicher Motors is 2.58% down. Maruti is 2.7% down. Shriram Finance भी 2.8% down है. So these have been the major top losers for the day. Top gainers में there are hardly a few where you can see ONGC 1% ऊपर है, Coal India 1.34% ऊपर है, Tata Steel is 0.7% ऊपर and Hindalco is 0.6% up as well. And let's look at the FII and DII data. अगर हम 19th मई की बात करते हैं तो we can see कि FIIs ने net selling किया है of 525 crores and DII ने भी selling किया है of 237 crores. So this is the data. आज की top deliveries देखते हैं, जहाँ पे आज Bajaj Finserv, Maruti Suzuki, L&T, Apollo Hospitals and Cipla have been the top deliveries for the day, around 74% से 68% तक है. Now let's talk about Nifty 50 and let's quickly jump on the Dhan chart. And जैसे हम देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ा red candle बना है and we could see a lot of selling today. इसके 2-3 reasons है कि कोई positive trigger नहीं था और जो Japanese bond yields थे they have hit their all time high, जिसके वजह से आज हमें एक बड़ा selling प्रेशर दिखाई दिया है, वेयर वी कैन सी कि निफ्टी ओपन हुआ था अराउंड 25,000 और उसने 25,010 का ही हाई लगाया है, लेकिन उसने क्लोज किया है 24,683 पर, विच इज ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स बिलो फ्रॉम इट्स ओपन. एंड बट फिर भी एक बुलिश सेंटिमेंट ही है मार्केट में. लुकिंग एट द इंडिकेटर्स, जो हमारा 20 EMA है which stands at 24,416 और जो हमारा 50 EMA है which stands at 23,898 और RSI 57 है. तो अभी भी बुलिश सेंटिमेंट ही है मार्केट में. एंड अगर हम लोग सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स भी आज 872 पॉइंट्स नीचे था. सेंसेक्स ओपन अराउंड 82,116 एंड इट मेड अ हाई ऑफ 82,250, लेकिन इट eventually closed at 81,186. तो it was मतलब थोड़ा सा रेडिश डे था, जहाँ पे अगर हम हमारे इंडाइसेस की भी बात करते हैं तो सारे इंडाइसेस आज रेड में ही है. जैसे आज सबसे ज़्यादा हिट हुआ है निफ्टी ऑटो विच इज़ 2.17%, निफ्टी मिड कैप इज हिट बाय 1.4%, FMCG 1.32%, फार्मा इज 1.31%, फिन निफ्टी इज 1.81% एंड basically everybody is a loser today. So it was a okay day, थोड़ा सा reddish day था, but let's see कल markets कैसे open होते हैं. Let's see you tomorrow. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें comments में ज़रूर बताना. तब तक like, share and subscribe
and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.